नहीं करना है या किसी और को लाओ, या नहीं, वो उन्हीं से काम निकलवाते हैं और बेहतरीन से बेहतरीन काम निकलवाते हैं। तो हीरा मंडी अपने आप में एक अद्भुत कला का प्रदर्शन है, जो न सिर्फ हिंदुस्तान में हिंदुस्तान का नाम, बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी इसका नाम कितना रोशन करेगा, हमारे देश का, हमारे कलाकारों का। हम सब जो काम करते हैं, हमने एक मिसाल कायम की है कि इस तरह का काम भी होता है। किस्मत आपके आगे इतनी खूबसूरत एक तस्वीर रख देती है और आपकी तकदीर बदल जाती है, तो आपको लगता है कि जो हुआ सब अच्छा, वो भी एक सीख थी, उससे हम सीखे। उजाला अंधेरों से गुजरे हैं आप, तभी आपको उजाले की खुशी महसूस होगी। जब उफ, मतलब आपने एक चीज़ तो सोच लिया, अब वो उसको ट्रांसलेट कौन करेगा? इतना कुछ हमने सोचा, अब इसको पर्दे पर जिस तरह से मैंने सोचा है वो कौन लाएगा? तो वो तो सिनेमाटोग्राफर है। आपने वहीं आपकी हद वहीं तक है, उसके बाद तो सब कुछ उनके हाथ में। ऐसा कुछ कर पाऊंगा बिल्कुल कड़ाके की तरह एकदम बरस जाऊंगा, और लेकिन वो हो ना पाया, और उसके बाद फिर मैं मसरूफ़ हो गया। लेकिन अब एक मौका ऐसा, ख़ास तौर पे जब रामलला की स्थापना हुई, मुझे लगा कि देश का अस्तित्व जो है वो वापस आ गया है, और एक आस्था फिर से जागी है, हिंदुस्तानियत, सभ्यता, संस्कृति फिर से वापस लौट आई है, और मुझे इस धारा में शामिल होना है। टोकती हैं कि अब आप जुल्फ़िकार नहीं है भाई आप शेखर सुमन है, जुल्फ़िकार बनना बंद करें। तो वाह, तो कुछ इस तरह से, जिस तरह से ये दुनिया अचंभित हो गई है और अचानक बारिश और तूफान और बिजली कड़क रही, कुछ ऐसा ही प्रभाव हीरा मंडी का है। बिल्कुल बिल्कुल। हेलो, वेलकम ऑन मायापुरी। और आज हमारे साथ वो शख्स है जिनका अंदाज आई थिंक आपने, ऑडियंस ने कभी नहीं देखा, और ऐसा अंदाज की ढेर सारा प्यार जो है ऑडियंस ने दिया है आपको हीरा मंडी के जरिए। क्या कुछ कहना चाहेंगे शेखर कुछ जी? नहीं कहना चाहूँगा कह के थक गया हूँ, रोज कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, हर किसी को कह रहा हूँ, हर चैनल में, हर इंटरव्यू में ये कह रहा हूँ। सबसे पहले मायापुरी का बहुत बहुत शुक्रिया, जिसको पढ़ के देख के हम बड़े हुए, जिन्होंने बड़े बड़े सितारों का निर्माण किया। और मुझे याद है कि कभी भी ट्रेन का सफ़र किया करते थे तो छोटे से स्टेशन पे उतरते थे, दौड़ के पहले भाग के मायापुरी ले लेते थे ताकि आगे का सफ़र अच्छे से कट जाए। और ये सफ़र भी बड़ा एक खुशनुमा है, जो ये एक हीरा मंडी का सफ़र। और नहीं, खूबसूरती ज़िंदगी की ये है कि जब आप कभी आपने अपेक्षा न की हो, एक्सपेक्ट नहीं किया हो, तब ढेर सारा एक तूफान आता है आपकी ज़िंदगी में, जिस तरह जैसे अभी ये तूफान आया, और आप हैरत में पड़ जाते हैं कि तूफान कहाँ से आया, क्यों आया। और हर तूफान की एक वजह होती है, और इस तूफ़ान की भी एक वजह है, और हीरा मंडी के तूफ़ान की भी वजह है, और वो हैं संजय लीला बंसाली और उनके किरदार, उनका पहरावा, उनकी पोशाक, उनके जेवर, उनके सेट्स, उनकी कहानी, और जिस तरह से पेश किया गया है, और उसका हिस्सा होना, मैं समझता हूँ कि बहुत एक बड़ी खुशकिस्मती है कि हमें उसमें एक शरीक किया गया। और उससे दुगनी खुशी की बात यह है कि हमारे सुपुत्र भी हैं उसमें, अध्ययन, और पहले वो आए, बाद में मैं आया। वह हालांकि जब दुनिया शुरू हुई तो पहले मैं आया था, बाद में वो आए लेकिन वो इस तरह से हुआ, और जो बड़े खूबसूरत रोल मिले हैं हमें, उसकी खूबसूरती ये भी है कि एक बड़े ही ज़बरदस्त नवाब का किरदार दोनों अदा कर रहे हैं। और उससे बड़ी खूबसूरती मुझे ये नज़र आई कि आज के ज़माने में दर्शक जो है वो कितना बदल गया। वो इस तरह से कि अब आपको एक पूरे फिल्म में या सीरीज़ में रहने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको 4, 5, 8 अच्छे सीन्स दे दिए गए तो मेरे ख़्याल से ऑडियंस आपकी ईमानदारी देख लेती है, आपकी मेहनत देख लेती है, और किस खूबी से आपने उसको निभाया है। मतलब अगर आप पहलवान हो तो एक ही दाव पेच काफ़ी होता है, मैंने पूरे वक्त अखाड़े में रहने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बात बंसाली साहब से अच्छा और कौन समझ सकता था कि उन्होंने जब हमारा चयन किया तो कुछ सोच के ही किया होगा। और मैं कहता हूँ कि इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट क्या हो सकता है कि लोग कहते हैं कि हमने आगे आप लोगों को मिस किया, और रहते तो मज़ा आता। लेकिन जो जितना हमने किया वो बड़ा अच्छा, और बहुत तारीफ़, और बहुत मैं शुक्रगुज़ार हूँ सभी लोगों का
ईश्वर का, कायनात का जो इतना प्यार, जैसे मैं कह रहा था, जब आपने उसकी अपेक्षा नहीं की और वो आ जाता है जी। तो वो ज़्यादा मज़े का सबब बन जाता है, ज़्यादा खुशी होती है। बिल्कुल। एंड सर, जिस तरह से आपने कहा सेट्स एंड ऑल का जिक्र किया आपने, संजय लीला भंसाली जी की अगर हम बात करें तो परफेक्शनिस्ट है। कैसा अनुभव रहा है उनके साथ काम करना? देखिए, अगर आदमी मास्टरपीस बनाते हैं जब भी बनाते मास्टरपीस ही, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इतनी सोच और समझ के साथ। और सर वो एरा दिखाना, उस वक्त का एरा मैं कह रहा हूँ कि उस एरा को दिखाने के चक्कर में बहुत लोगों ने कुछ बनाया, वो एकदम फेक लगता है जी। और वो उसमें ऑथेंटिसिटी आती ही नहीं है। बंसाली साहब ने इस पे पीएचडी किया हुआ है। मतलब जब हिस्टोरिकल पीरियड बनाते, क्या खूब बनाते, क्या चाहे वो जबान हो, चाहे अदायगी हो, चाहे वो पोशाक हो, सेट्स हो, इतनी बारीकी से वो काम करते हैं हर चीज़ में। उन्होंने कहा कि लोग सेट बना देते हैं, लेकिन सेट भी अपने आप में एक कैरेक्टर है। सेट भी कुछ कहता है, कुछ बोलता है। एक सेट की भी कहानी है, कमरे की कहानी। जैसे आप इस कमरे में बैठे, इस कमरे की एक कहानी अलग है। अगर आप मेरे ड्राइंग रूम में जाएंगे, उसकी कहानी एक अलग है। हर चीज़ की अपनी एक शख्सियत है, हर चीज़ का अपना एक अस्तित्व है। उसी तरह से वो पोशाक क्या कहता है उसके बारे में, जिसने उसको पहना हुआ है, वो जेवर, वो किस तरह से, वो सिर्फ जेवर ही नहीं, वो कुछ कहना चाह रहे हैं उस इंसान के बारे में। तो बहुत सोच समझ के वो करते हैं, चाहे वो कलर हो, रंग, उसका फैब्रिक हो, जो आप शायद फिल्म में महसूस नहीं कर सकते, लेकिन ज़ाती ज़िंदगी में आप उसको छू के देख सकते हैं, लेकिन उसका असर उनको मालूम है वो क्या होगा। वो पीछे से बजता हुआ वो पार्श्व संगीत, वो बैकग्राउंड, वो आवाज़ों की का उतार चढ़ाव, वो नशा, वो नशीलापन, वो लेके आते हैं, अदायगी, सब कुछ मिला के वो आदमी नशे में सराबोर हो जाता है। और ये सिर्फ आप देखिए, उनका इतिहास उठा के देख लें, देखिए फिर इतिहास की बात आई, इतिहास उठा के देख लें तो हर बार उन्होंने एक बहुत मुकम्मल चीज़ बनाई है। और परफेक्शनिस्ट तो होना ही चाहिए आदमी। अगर आप परफेक्शनिस्ट नहीं हैं तो आपको कोई हक नहीं होता है कि आप निर्देशक बने या कलाकार बने या कुछ और बने। परफेक्शन तो चाहिए ही चाहिए अगर किसी चीज़ को आप इतने दिल से बना रहे हैं। बहुत लोगों का अमूमन ये निर्देशक होते हैं, ठीक है हो जाएगा, कोई नहीं देखेगा, चल जाएगा, एक और की ज़रूरत नहीं। ये एक गलत अप्रोच है। आप जब तक खुश ना हो, जब तक तालियां हर शॉट पे ना बजे, तब तक आप समझिए आपका काम अधूरा है। हर शॉट पे ताली बजनी चाहिए कि वाह, क्योंकि 2 घंटे की कहानी, 8 घंटे की कहानी, आपने हर सीन को बहुत सोच समझ के लिखा है। तो उस पर मैं ये नहीं कहता कि खड़े होकर लोग तालियां बजाने लगे, लेकिन दिल से एक आवाज़ आनी चाहिए कि वाह क्या कमाल का है। तो बंसाली साहब में ये खासियत है, चाहे वो छोटा सीन हो, बड़ा सीन हो, कैसा भी सीन हो, पूरी तरह से उसमें रम के करते हैं। चाहे वो उसमें 20 टेक हो, 100 टेक हो, 2 दिन लगे, 2 साल लगे, जब तक वो नहीं मिलता जो उनको चाहिए वो करते रहते हैं। शायद इस वजह से वो परफेक्शनिस्ट हैं। और धैर्य देखिए, ये धैर्य का काम है ना। नहीं तो आपका संयम टूट जाएगा, आप कहेंगे कि बस रहने दो, नहीं करना है या किसी और को लाओ, या नहीं, वो उन्हीं से काम निकलवाते हैं और बेहतरीन से बेहतरीन काम निकलवाते हैं। तो हीरा मंडी अपने आप में एक अद्भुत कला का प्रदर्शन है, जो न सिर्फ हिंदुस्तान में हिंदुस्तान का नाम, बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी इसका नाम कितना रोशन करेगा, हमारे देश का, हमारे कलाकारों का। हम सब जो काम करते हैं, हमने एक मिसाल कायम की है कि इस तरह का काम भी होता है पूरी दुनिया में। और आप अगर समझते हैं कि हम ही सबसे बेहतर हैं तो वो गलत है, क्योंकि हिंदुस्तान में भी एक से एक सुखनवर, एक से एक बनाने वाले बैठे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। एंड सर, इतनी खूबसूरती की हर एक किरदार पर कितना काम किया गया है, हर एक किरदार कितना इम्पोर्टेंट है। मतलब वो जिस तरह से लिखना और हर एक किरदार को एग्जीक्यूट करवाना ऑन कैमरा, मतलब ब्यूटीफुली डन। आई थिंक नो वर्ड्स। क्या कहेंगे? वो अपना हर जो एक, मैं कैसे कहूँ, ये हर चीज़ एक पेंटिंग की तरह है। जहाँ कहीं भी कोई एक रंग की कमी हो जाए या कैनवस कहीं अधूरा छूट जाए तो पूरी पेंटिंग बेकार लगती है। उसमें हर चीज़, हर रंग, हर अदा, हर अदायगी जो है वो परफेक्ट रहनी चाहिए। उस तरह से वो बनाते, तो इसलिए उनका हर किरदार, जैसे एक अंगूठी आप बनाए हो, उसमें चारों तरफ हीरे जड़े हों,
तो वो अगर एक भी गिर जाए तो वो अंगूठी जो खाली खाली या बदसूरत लगेगी। तो उसका मुकम्मल होना बहुत ज़रूरी है, उसका पूरा दिखना बहुत ज़रूरी है। तो उनको इस बात का अंदाज़ा है कि सब लोग हों, जो भी छोटे से छोटा खड़ा, पीछे भी जो खड़ा है, जो बैल्कनी में खड़ा है, वो उसके लिए रीटेक लेते थे क्योंकि उसने कोई गलत एक्शन कर लिया या गलत कपड़ा पहन लिया। उनकी नज़र वहाँ जाती थी, शूट यहाँ कर रहे हैं, उसे रोको, उसे देखो उसने गलत काम किया। मतलब इस किस्म का परफेक्शन और इस किस्म की सूक्ष्मता जिसको कहते हैं कहाँ पाई जाती है। मैं तो हमेशा कहता हूँ भंसाली साहब को कहीं प्रिजर्व करके रखा जाए, संभाल के पूरा इनको आगे तक, मतलब आगे 1000 साल तक वो रहें और बनाते रहें ऐसा। और सेट की डिटेलिंग, कॉस्ट्यूम की डिटेलिंग, जेवर, अब मैंने पहले कहा म्यूजिक, किरदार, लाइंस जो उनको उस वक्त लगता है सेट पे आने के बाद कि ये बात कुछ अब बन नहीं रही है। लिखा तो सही था लेकिन इस डायनामिक्स में जो अभी बन रहा है, जो उभर रहा है, जो ये रिहर्स कर रहे हैं, उसमें अगर इस लफ्ज को ऐसे बदल दिया जाए या कुछ और रख दिया जाए या सीन ही पलट दिया जाए। जैसे मेरे केस में उन्होंने जो कैरेज वाला सीन है शुरू में, जब मैं ड्रंक होके आता हूँ, उन्होंने पूरा का पूरा उसका इंटरप्रिटेशन ही बदल दिया, पूरा चेंज कर दिया। और वो कुछ ऐसा अद्भुत उसने दृश्य उन्होंने ऐसा सोचा, फिर मेरी तरफ मुस्कुरा के देखा और बोला आप करेंगे? मैंने कहा ज़रूर करेंगे। वो बता नहीं सकता, वो सीन देख लिया तो समझ जाएगा। और वो ड्रंक नवाब आके दूसरी तरफ कुछ हरकतें कर रहे हैं और मलिका जान बैठ के देख रही हैं और उनको वो अपने हरकत में बिजी हैं और बड़े पोटेंशली पॉलिटिकली लेडन स्टेटमेंट जो है पास कर रहे हैं, जो राजनीतिक एक तरफ से कह लें जिसका मायने कुछ अलग है। और खुश भी हैं और ड्रंक भी हैं, नशे में भी हैं और कुछ उनके अहम को भी ठेस लगी है क्योंकि ऐसी बात कुछ मलिका ने कह दी कि आप तो अंग्रेज़ों के साथ, मतलब एक मतलब ये था कि चाटुकारिता की तो आपको एक खिताब मिल गया नवाबों का। तो सारा कुछ मिला जुला करके वो सीन बड़ा डिफ़िकल्ट था, लेकिन उन्होंने उसको सोचा, उसको बनाया उसी वक्त और हमने उसी वक्त उसको किया। तो उसकी ताजगी जो थी और उसका नयापन बड़ा अलग किस्म का था। वो अपने आप में अलहदा वाहिद एक ऐसा सीन है वो। तो इस तरह से वो करते हैं और मेरे साथ नहीं, सबों के साथ वो जाके वो सीन को उस वक्त देखना कि क्या हमने तो ये लिखा है लेकिन अभी क्या बेहतर हो सकता है। और हमेशा तैयार रहना, तत्पर रहना कि ये तभी हो सकता है जब एक इंसान लगातार सोच रहा है, लगातार। ये नहीं कि एक सेट सोच के आए, ये सीन शूट करना है, इसके 6 लाइनें, आप ये बोलिएगा, आप ये बोलिएगा, नहीं। उस कैरेक्टर का इंटरनल प्रोसेस, ऐसी कुछ आवाज़ आती है बादलों की। इंटरनल प्रोसेस क्या है, उसके अंदर क्या। देखिए बाहर सतह से तो सब लोग, मैं आपको 4 लाइन दूंगा, आप बोल लेंगी उसको, कैमरे के आगे भी बोल लूँगा, लेकिन एक्टर का काम कहाँ होता है, उसका बारीक काम, जब वो उसके अंदर झांक के देख सके, उसके अंदर की व्यथा को या खुशी को या जो कुछ भी जज्बात हैं उसको वो दिखा सके, दर्शा सके। तो साथ में उसके फिजिकल अपीयरेंस के साथ उसका एक इंटरनल टर्मोइल क्या चल रहा है, इमोशंस उसको लेके चलने, वो खूबी है भंसाली साहब को। गिरेबां से पकड़ लेते हैं किरदारों को, फिर तब तक नहीं छोड़ते जब तक वो पूरी तरह से उसे दर्शाता नहीं है। तो बड़ा ही एक अनूठा एक तजुर्बा रहता है उनके साथ काम करने का। और मुझे तो ऐसा लगता है कि उसके बाद तो एक्टर्स इतने बिगड़ जाते हैं उनको फिर उसके बाद कुछ अच्छा ही नहीं लगेगा, क्योंकि अगर आपने चाशनी चाट ली और चीनी खा ली बहुत सारा, उसके बाद सब कुछ जो है वो मीठा से फीका ही लगने वाला है। तो आगे तो समस्या अब ये है कि इसके आगे हम क्या काम करेंगे, क्योंकि हर बार आपको भंसाली तो मिल नहीं सकते। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि उनके अलावा अच्छे डायरेक्टर नहीं हैं, बहुत अच्छे हैं, कम हैं जो इस तरह की सोच रखते हैं। लेकिन जिस तरह की, जिस जॉनर की फिल्म और सीरीज इन्होंने बनाई, उसमें ये इकलौते हैं ऐसा वाहिद जो ऐसा कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। जैसे पहले कमाल अमरोही साहब थे, जैसे के आसिफ साहब थे, जैसे महबूब खान थे, जैसे राज कपूर साहब थे, जैसे गुरुदत्त, वो बिमल रॉय, वो खासियत इनमें। बिल्कुल। एंड सर ऑब्वियसली तारीफ तो आपकी भी होनी चाहिए, एक्टर्स की भी होनी चाहिए। वो जो उनका विजन है वो कैमरा पर एग्जीक्यूट करना, ताकि वो इमोशन, वो फीलिंग जो है ऑडियंस भी कनेक्ट कर पाए और पहुंच पाए। क्या कहेंगे, कैसा रहा आपके लिए पूरा उस किरदार को एग्जीक्यूट करना? अभी बताया कि ये तजुर्बा ही अलग है जब आप एक ऐसे इंसान के साथ
सोच से सोच मिलाकर आगे बढ़ते हैं और जो नतीजा निकलता है वो आप खुद देख के हैरान रह जाते हैं कि ये मैंने कैसे किया, क्या ये मेरे अंदर था, और अंदर था तो अब तक बाहर क्यों नहीं आया था। तो ये सारा श्रेय किसको जाता है? निर्देशक को, कि वो आपके अंदर से वो सारी चीज़ें जो हैं अंदर जो कहीं छिपी हुई थी या कहीं दफन थी उनको बाहर निकाला उन्होंने। तो बहुत ही खूबसूरत तजुर्बा था, बहुत ही खूबसूरत अनुभव था उनके साथ काम करने का। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि ऐसा कि वो, और इस तरह आप उस किरदार के साथ हो लेते हैं कि वो कमबख्त वो किरदार आपसे बाहर नहीं आता। तो मुझे अभी पत्नी टोकती हैं कि अब आप जुल्फ़िकार नहीं है भाई आप शेखर सुमन है, जुल्फ़िकार बनना बंद करें। तो वाह, तो कुछ इस तरह से जिस तरह से ये दुनिया अचंभित हो गई है और अचानक बारिश और तूफान और बिजली कड़क रही, कुछ ऐसा ही प्रभाव हीरा मंडी का है। बिल्कुल बिल्कुल हुआ, इंटरनेट इज क्रैश हर जगह, हर कोई या तो हीरा मंडी देख चुका है, दोबारा देख चुका है, देखने वाला है, देख रहा है, बिंज वॉचिंग किया है, या दूसरों को रेकमेंड करेगा। लेकिन उसके किरदार, उसके म्यूजिक के बारे में बात, हर कोई इतना ऐसा भयानक इतना खूबसूरत, जब मैं कहता हूँ ऐसा ज़बरदस्त असर मैंने पहले कभी देखा नहीं। इससे पहले पता नहीं किस फिल्म में हुआ होगा, लेकिन इस तरह का जहाँ पूरी दुनिया उसके बारे में बात कर रही है और पूरी फिल्म इंडस्ट्री और देश के विदेश के लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, ये तो अद्भुत करिश्मा है। बिल्कुल। एंड सर, मनीषा कोइराला की अगर बात करें, उनके साथ आपकी केमिस्ट्री को पसंद किया गया, क्या कहना चाहेंगे सर? अरे वो तो बहुत ही एक मंजी हुई अभिनेत्री हैं, बहुत मुकम्मल अभिनेत्री हैं, बहुत चहेती हैं सबकी और बहुत दिल से काम करती हैं। तो हम सब तो उनके मुरीद हैं। जब से वो काम उन्होंने शुरू किया है, मैंने उनको खामोशी में बहुत लाइक किया था, दिल से में थी वो, और बहुत तमाम फिल्में उन्होंने जो की हैं, बॉम्बे में भी थी शायद वो, और वो लव स्टोरी में 1942 लव स्टोरी, बहुत अच्छी फिल्में उन्होंने की हैं। उनकी खासियत है, अब मैं उनको हमेशा कहता हूँ कि आप आंखों से जो बातें करती हैं वो बहुत कमाल है। डायलॉग से सभी बोल लेते हैं, लेकिन और इसमें तो उन्होंने अपने पूरे एक व्यक्तित्व को बदल दिया है, जो अपनी आवाज़ को बदली है और उसको अलग तरीके से वो डिलीवर किया है, वो सारी लाइंस और सारा उनका देखना, हाव भाव, और उनके साथ मेरे तमाम सीन्स जो हैं वो बहुत खूबसूरत हुए हैं। 3 बड़े मेजर सीन्स हैं उनके साथ। yes. और बहुत जिसको कहते हैं स्पार्क्स निकलते हैं, जब चिंगारियाँ निकलती हैं जब आप किसी अच्छे एक्टर के साथ काम करते हैं। तो काफ़ी तारीफ हो रही है सर, मतलब आप दोनों के जो केमिस्ट्री की और जिस तरह से सीक्वेंसेस भी आए हैं, यस, काफ़ी बातचीत हो रही है। जी, बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा लगा। मतलब ये भी एक संयोग है कि उनके साथ काम करने का मौका मिला, और ऐसे संयोग इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसे वक्त में एक वक्त उन्होंने कह दिया था फिल्मों में काम नहीं करूँगी या कम करूँगी, जो उनकी दुर्भाग्यवश बीमारी हुई थी उसकी वजह से। तो ये हमारी खुशकिस्मत थी कि वापस आई और फिर हमें इतना अच्छा रोल दिया भंसाली साहब ने। तो ये यादगार है एक ये भूमिका और ये रोल, और ये बरसों याद रहेगा। सर, आपका रिएक्शन क्या रहा जब आपको आपके किरदार का ब्रीफ दिया गया, आपको ये प्रोजेक्ट आया? अच्छा कि बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा, क्योंकि ऐसा अंदाज शेखर जी का आई थिंक आपके फैंस ने, ऑडियंस ने नहीं देखा। जो तो, इस एक्टर की यही तो खूबसूरती है कि जब आप कुछ ऐसी अदायगी लेके आए जो फैंस ने पहले नहीं देखा या आपसे उम्मीद नहीं की, तो ज्यादा मजा आता है। वही चीज जो एक एक्टर बार बार करता है और वही करता है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं। एक ऐसा किरदार जो आपकी रातों की नींद उड़ा दे, एक ऐसा किरदार जो आपको आश्चर्यचकित कर दे, एक ऐसा किरदार जो आपको एक चुनौती दे, वो किरदार करने में मज़ा है। और ऑडियंस जब ये उनकी प्रतिक्रिया होती है, भाई ये तो उम्मीद नहीं थी, ये कुछ कमाल, तो उसका मज़ा बड़ा अलग है। और मुझे मालूम था, और मुझे ये भी मालूम है कि मुझे अच्छे अगर निर्देशक मिले तो मैं क्या कुछ कर सकता हूँ, करना चाहूँगा। और ये अपील भी है भाई कि दूसरे जो निर्देशक अभी देख रहे हैं कि ज़रा मुझे इस ख्याल से देखें कि मैं थोड़ा सा तरस गया हूँ इस किस्म के रोल्स करने के लिए, जो एक अच्छी शुरुआत यहाँ से हुई है, तो इस शुरुआत को आगे बढ़ाइएगा। बहरहाल तो एक्टर के लिए चुनौती बहुत इम्पोर्टेंट है, चैलेंज,
और ये चैलेंज मुझ में था कि मैं इसको बिल्कुल सहजता से कैसे करूं और नवाब की तरह दिखूं और बोलूं। और नवाब में देखिए, नवाबों में एक अकड़ होती है, yes. एक वो जैसा चलते हैं, Attitude. जैसा बोलते हैं, और जिसको कहते हैं ऐंठन, एक ऐंठ होती है उनमें, एक गुरूर होता है, और वो अपनी ही दुनिया के बादशाह होते हैं। तो वो सब रखते हुए भी कि वो एक तवाइफ की मोहब्बत में है, इश्क में है, और वो मुलायमियत भी दिखाना, वो उसका सॉफ्टवेयर साइड भी दिखाना। और वो देखिए कि वो प्यार करते करते अचानक गिरेबां भी पकड़ लेता है और कहा कि अगर आपने वो फाइल मुझे नहीं दी तो आप इसी फव्वारे के आसपास बेजान नंगी तैरती नज़र आएंगी। ये अपने आप में कितना बड़ा थ्रेट है। और वो एक नरम गर्म, वो एक इस तरह से एग्रेसिव हो जाके फिर जब वो कहती हैं कि आप मजाक कर रहे हैं, कहता नहीं, आगाह कर रहे हैं हम, तो आपको उन पर शक है। बोला शक भी है और यकीन भी है। तो इस तरह के जो लेयर्ड जो इमोशंस होते हैं ना, उनको करने में बड़ा अच्छा लगता है। उसमें एक कुशलता की ज़रूरत है, और जब इतना सक्षम निर्देशक आपको मिल जाए तो फिर बात ही क्या है। सर, इस सक्सेस को अध्ययन के साथ भी शेयर करना, वो कितना स्पेशल मोमेंट है आपके लिए? बहुत। मैं अगर अपनी जीवनी लिखूंगा या अपनी किताब कभी लिखूंगा, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, जो भी, उसमें ये लम्हा तो ज़रूर मैं बयां करूंगा कि किस तरह से जब अध्ययन मेरे साथ एक सीन में थे, तो किस तरह मैं एक पिता भी था, एक अभिनेता भी था और एक किरदार भी था, तीनों एक साथ। तो ये बड़ी, और उसका कॉन्फिडेंस देख के जब उसने वो सीन मनीषा जी के साथ किया, जहाँ मनीषा ने पलट के संजय जी से कहा कि ये एक्टर था कहाँ भाई इतने दिनों तक, ये क्या कर रहा था, इंडस्ट्री ने क्यों नहीं इस पर ध्यान दिया। और बंसाली साहब का उसको गले लगाना, आंखों में आंसू लेकर और तालियां बजाना, फिर उनका फ़ोन उठा के मुझे करना और 10 मिनट उसकी तारीफ करना, इससे बेहतर तोहफा और क्या हो सकता है एक पिता के लिए भी और एक एक्टर के लिए भी, कि उनके बेटे को इतनी तारीफ, इस किस्म का वैलिडेशन एक ऐसे निर्देशक से मिला जो सबसे बेहतरीन है। तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई, और उसका लफ्ज़ों में बयान, मतलब अल्फाज नहीं है मेरे पास कि मैं उसको बयां कर सकूं, लेकिन महसूस कर सकता हूं। लेकिन क्या है कि ज़िंदगी में आदमी बहुत सारे अंधेरों से होके गुज़रता है, उतार चढ़ाव जो है ज़िंदगी का हिस्सा है। और लेकिन जब किस्मत आपके आगे इतनी खूबसूरत एक तस्वीर रख देती है और आपकी तकदीर बदल जाती है, तो आपको लगता है कि जो हुआ सब अच्छा, वो भी एक सीख थी, उससे हम सीखे। उजाला, अंधेरों से गुजरे हैं आप, तभी आपको उजाले की खुशी महसूस होगी। जब अंधेरा ही नहीं देखा और हर तरफ उजाला ही उजाला है, तो आप शायद उसकी अहमियत नहीं जान पाएंगे। लेकिन ये एक बहुत अपार खुशी लेके आई हमारी ज़िंदगी में, और हम सिर्फ इस लम्हे को इस वक्त महसूस कर रहे हैं, उसमें सराबोर हैं। और आगे देखिए ईश्वर क्या चाहता है, लेकिन जो अभी हो रहा है वो वाकई बहुत खूबसूरत है। सर, क्या स्पेशल बात लगती है आपको इस प्रोजेक्ट की कि इतना प्यार जो है हर तरह से ऑडियंस का मिल रहा है? सच्चाई। एक बनाने में जो चीज़ आप बनाते हैं उसमें एक सच्चाई होनी चाहिए, झूठ की दुनिया नहीं होनी चाहिए। अगर आप वो पीरियड क्रिएट कर रहे हैं तो वो मुझे सच नज़र आना चाहिए, और जो किरदारों के साथ गुजर रहा है वो मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे साथ गुजर रहा है। अब कई औरतों को लगता है यार हम भी वहाँ तवाइफ होते तो कितना अच्छा रहता, हम भी गहने पहन के वहाँ नाचते वाचते रहते। तो ये खूबसूरती होती है, और तवाइफ कोई बुरा शब्द नहीं है। और उस वक्त की जो तवाइफी थी, एक तरह से आप सोचिए कि वहाँ बड़े बड़े नवाब और बड़े बड़े लोग अदब और अदायगी और शाइस्तगी और ज़बान और कला और नाच गाना, वो सब बाकी के जो हुनर है वो सब सीखने आते थे। और तो वो जो बारीकी जो उन्होंने दिखाई है, चाहे वो ज़बान में है, चाहे वो पोशाक में है, चाहे वो जेवर में है, चाहे वो किरदारों में है, चाहे वो बैकग्राउंड म्यूज़िक में है, या जिस तरह से वो कोरियोग्राफी है। और सबसे अहम बात मैं भूल गया कहना, इसकी जो सिनेमाटोग्राफी है जो सुदीप चैटर्जी की, उफ़, मतलब आपने एक चीज़ तो सोच लिया, अब वो उसको ट्रांसलेट कौन करेगा? इतना कुछ हमने सोचा, अब इसको पर्दे पर जिस तरह से मैंने सोचा है वो कौन लाएगा?
तो वो तो सिनेमाटोग्राफर है, आपने वहाँ आपकी हद वहीं तक है, उसके बाद तो सब कुछ उनके हाथ में, वो किस तरह से उसको लाइट अप करेंगे। तो एक ऐसी खूबसूरत और नायाब दुनिया, लेकिन बड़ी सच्ची दुनिया जो उन्होंने बनाई है, उसकी वजह से लोग इतना रिलेट कर रहे हैं, उसको बार बार देख रहे हैं जाके, कभी गाने सुनते हैं, कभी जिस किरदार को पसंद कर रहे हैं उसको बार बार देख रहे हैं, रिवाइंड करके देख रहे हैं। तो अच्छा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है और शक है, और ऐसा होना भी चाहिए कि इसको एक, चूँकि भव्यता, इतनी विशाल भव्यता इसकी जो है, इसे फिल्म के तौर पर रिलीज़ करना चाहिए। मेरा ये सुझाव है, और मैंने उनको भी कहा था कि उससे महरूम न रखें। उससे अगर आपने महरूम रख दिया लोगों को, तो एक बड़ी चीज़ वो मिस कर जाएंगे। तो 2 एपिसोड को बना के एक फिल्म ऐसे 2-3 पार्ट में फिल्म रिलीज़ कर दें तो लोगों को, क्योंकि जब ये प्रीमियर पे देखने गया था तो बड़े पर्दे पे ही हमने इसको देखा था। जी बिल्कुल। उसका नशा कुछ और था, उसका कुछ असर कुछ और था। ये अच्छी बात है कि OTT पे आप उसको बार बार घुमा फिरा के रिवाइंड करके देख लेते हैं, जो चीज़ आपको अच्छी लगी है, जो चीज़ समझ में नहीं आई। लेकिन इसको फिल्म के तौर पे लोगों को देखना, बड़े पर्दे पे देखना चाहिए। मेरे ख्याल से दर्शक भी यही चाह रहे हैं। एंड सो 15 साल बाद पॉलिटिक्स की दुनिया में कदम रखना, क्या कुछ डिसीजन? देखिए, हम जिसको पॉलिटिक्स का नाम देते हैं ना जी, हम उसको अपनी ज़िंदगी से अलग क्यों मानते हैं, मेरी समझ में नहीं आया। वो पॉलिटिक्स, राजनीति जो एक देश चलाने की विधा है, उससे तो हम सब घिरे हुए, हमारी ज़िंदगी का अभिन्न एक अंग है, हिस्सा है। और हम सब अगर किसी पार्टी से नहीं जुड़े तो पार्टी इसके बाहर रह के भी तो दिन रात यही डिस्कशंस होते रहते हैं कि क्या होना चाहिए देश के लिए, क्या नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। सिर्फ हमारे हाथ में नहीं है कि हम संसद में नहीं है, बाकी सब कुछ तो हम घर पे बैठे कर लेते हैं। हम अपने आप में मिनिस्टर्स हैं जो कहते हैं ऐसा होता तो कितना अच्छा होता देश, वैसा कर लेते, ये कानून ले आते, वो कानून ले आते, हम तो करते रहते हैं। तो कभी कभी ज़रूरी हो जाता है कि आप व्यवस्था के अंदर जिसके को लेकर आप इतनी आलोचना करते हैं, इतने बड़े देश में हर कुछ सही तरीके से हर वक्त करना भी मुमकिन नहीं है। तो कभी कभी व्यवस्था के अंदर जाके सरकार का हाथ, जो भी रूलिंग पार्टी है और जो अच्छा काम कर रही है, उसका हाथ मजबूत करना ज़रूरी होता है। मैं बार बार ये बात दोहरा रहा हूँ कि मैं एक नेता के रूप में नहीं, अभिनेता के रूप में ही आया हूँ इधर, और मैं कोई राजनीति नहीं करना चाहता। मैं कुछ अच्छी नीतियाँ हैं उनको समझना चाहता हूँ, उनको अडॉप्ट करना चाहता हूँ, और यहाँ आकर अगर मैं अपनी फिल्म इंडस्ट्री के लिए कुछ कर पाया, तो वो आपको ये जो एक पार्टी होती है, आपको वो एक पावर दे देती है, एम्पावर करती है कि आप कर सकें। ऐसे मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ, नहीं कर पाता हूँ। तो अपनी इंडस्ट्री के सैकड़ों प्रॉब्लम्स हैं, उनको सुलझाने के लिए अगर मैं उस पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव बन के ये कर पाऊँ तो मेरे लिए खुशकिस्मती होगी, अपने प्रदेश के लिए, अपने शहर के लिए जहाँ से मैं आया हूँ, क्योंकि ये लौटाने का वक्त भी है। सब कुछ तो आपको मुझे जो कुछ मिला बिहार की वजह से मिला, पटना की वजह से मिला, जहाँ मैं पला बड़ा हुआ, तो ये लौटाने का भी वक्त है। मैंने एक बार 2009 में कोशिश की थी किसी और पार्टी से खड़े होकर एक MP का चुनाव लड़ा था, सिर्फ इस वजह से कि मैं अगर चुना गया तो ऐसा कुछ कर पाऊंगा, बिल्कुल कड़ाके की तरह एकदम बरस जाऊंगा, और लेकिन वो हो ना पाया। और उसके बाद फिर मैं मसरूफ़ हो गया। लेकिन अब एक मौका ऐसा, ख़ास तौर पे जब रामलला की स्थापना हुई, मुझे लगा कि देश का अस्तित्व जो है वो वापस आ गया है, और एक आस्था फिर से जागी है, हिंदुस्तानियत, सभ्यता, संस्कृति फिर से वापस लौट आई है, और मुझे इस धारा में शामिल होना है। तो मैंने अपने आप को वक्त भी दिया है, ऐसा नहीं है कि मैं बस किसी अंधाधुन ऐसे आ गया किसी लोभ में या किसी लालच में। मैं आया हूँ बड़ी ख़ास एक मंशा लेके कि मुझे काम करना है, और मैं उस निर्धारित समय पे नहीं कर पाया तो फिर मैं अलविदा कह दूँगा। और फिर शायद मैं सोचता हूँ कि क्योंकि 2 बार कोशिश काफ़ी होती है, फिर मैं दोबारा लौट के नहीं आऊँगा। लेकिन मैं ऐसा सोच के आया हूँ कि मैं पूरी पॉजिटिविटी के साथ आया हूँ कि मैं जो करने आया हूँ मुझे करने दिया जाएगा। ग्रेट, थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। क्या कुछ फैंस को कहना चाहेंगे अपने ऑडियंस को? बस यही कहना चाहूँगा, देखिए आज के ज़माने में
थोड़े से फैंस कठोर हो गए हैं और सोशल मीडिया पे भी बहुत बरस जाते हैं। एक्टर जो है ख़ास तौर पे बड़े नाजुक दिल का होता है और वो दहल जाता है और छोटी छोटी प्रशंसा से बहल भी जाता है। तो थोड़ा हमारा ख्याल रखें, थोड़ा आपकी छोटी सी प्रशंसा, आपकी छोटी सी हौसला अफजाई हम लोगों को मीलों दूर तक ले जाती है। और ये नहीं कि आलोचना न करें, आलोचना भी करें, काम के तहत निजी ज़िंदगी के बारे में उतना नहीं। और हम जो करते हैं अपने पर्सनल लाइफ में या कैसे दिखते हैं या क्या करते हैं उसके बारे में उतना टीका टिप्पणी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, प्रोफेशनली आपके इनकरेजमेंट मिलता रहे, आपका प्यार इस तरह से मिलता रहे तो हौसला जो है वो दुगना हो जाता है। और फिर हीरा मंडी जैसा कुछ आता है ज़िंदगी में तो बड़े जोश और उत्साह के साथ काम करने का जो है, दुगने जोश के साथ काम करने का मज़ा कुछ और हो जाता है। तो ये प्यार जो है वो बनाए रखिएगा, बरकरार रखिएगा। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतने लंबे वक्त तक मेरा साथ दिया। थैंक यू सो मच सर। कैमरामैन रोशन हाटे के साथ शिल्पा नालमवार, मायापुरी, मुंबई।